अच्छा, रिमूवेबल पार्शियल डेंचर पे है। डेंचर्स जो हमारे होते हैं अभी कुछ भी अगर दांत मिसिंग हैं तो उन्हें हम पार्शियल डेंचर कह देते हैं। अच्छा, अगर उनकी रिप्लेसमेंट के लिए हमारे पास 2-3 डिफरेंट मेथड होते हैं कि जिनके थ्रू हम रिप्लेस कर देते हैं। एक तो ये है कि हम रिमूवेबल कर देते हैं, दूसरा हमारे पास मेथड है कि हम फ़िक्स कर लेते हैं। अच्छा, अब ये जिस तरह ये फ़िक्स के लिए थोड़ा सा बता दूँ फ़िक्स का, क्योंकि सेक्शन कंप्लीट डिफरेंट है, हमने रिमूवल पढ़ना है तो पहले थोड़ा सा इसका इंट्रो दे दें। जिस तरह एक हो गया, जिस तरह ये 2 मिसिंग है, कि उनके ऊपर ब्रिज या क्राउन हम अलग अलग कर देते हैं, ये फ़िक्स ही होते हैं। इनका डिज़ाइन और सारी चीज़ें वो डिफरेंट होती हैं, इनकी स्ट्रेटजी जो है वो डिफरेंट है। और ये वाले जिस तरह हम जो बनाते हैं रिमूवेबल बनाते हैं, ये एक्चुअली हम जो बना रहे हैं ये मोस्टली लैब में एक्रेलिक बेस्ड बनाते हैं, मगर जो हम पढ़ रहे होते हैं वो मेटल बेस्ड होते हैं। जिस तरह ये एक्रेलिक बेस्ड है, ये भी एक्रेलिक डेंचर है। जो मोस्टली हम बना रहे हैं वो ये बना रहे होते हैं, ये जिस तरह उसका ये डिफरेंट डिज़ाइंस हैं कि किस तरह, मगर एक्चुअल जो हम पढ़ रहे होते हैं जो बुक्स वगैरह में या जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से होता है वो हमारे मेटल डेंचर होते हैं। इसलिए मैं इन्हें जो डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ एक्रेलिक डेंचर्स और मेटल डेंचर्स। तो मोस्टली जो हम पढ़ रहे होते हैं वो मेटल डेंचर्स पढ़ रहे होते हैं। जिस तरह ये डिफरेंट डिज़ाइंस हैं, ये वो मतलब मैक्सिलरी डेंचर आ गया, ये मैंडिबुलर डेंचर आ गया। तो ये हमारे पास जो है ये होते हैं, तो हमने पढ़ जो रहे होते हैं वो एक्चुअली हमारा मेटल डेंचर ही होते हैं। और ये इसी से रिलेटेड है कि हम जो है इसके कंपोनेंट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, इन्हें एक्चुअली हम जो डिज़ाइन कर रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं इनके पार्ट्स के ऊपर बेस करके हम कर रहे होते हैं कि इनका किस तरह सिलसिला है। अच्छा, ये आ गया हमारा मतलब खैर ये इंट्रो आ गया ऑथर का, और इसे हमने 4 बेसिक उसमें डिवाइड किया हुआ है। पहला जो इसे फॉर्मेट में हमने डिवाइड किया हुआ है वो हमारा आ गया कनेक्टर्स आ गए। जो एक मेन इसका मेजर पोर्शन जो होता है वो कनेक्टर्स ही होता है। ये डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट कर रहे होते हैं, इन्हें हम आगे फर्दर जो है वो 2 में कनेक्ट करते हैं, मेजर और माइनर। इसके बाद हमारे पास रिटेनर्स आ जाते हैं, जो डायरेक्ट रिटेनर्स हैं, और इनडायरेक्ट रिटेनर्स आ गए। सपोर्ट के लिए हमारे पास आ जाता है रिजिड और रेजिलिएंट सपोर्ट है कि किस कंपोनेंट से हम सपोर्ट ले रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास डेंचर बेस आ जाती है कि हमारे पास कन्वेंशनल ले रहे हैं या मॉडिफाइड कर रहे हैं। अच्छा, अब इसी चीज़ को आगे फर्दर अगर चार्ट की सूरत में याद करना हो तो चार्ट की सूरत में कर दिया है कि कनेक्टर्स मेजर माइनर और डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिटेनर है। इसमें जो हमारा मोस्ट लेफ़्ट ओवर टॉपिक होता है वो डेंचर बेस होता है। ये बैलेंस करने के लिए उसे भी ऐड कर दिया ताकि एक एक स्लाइड उसकी भी आ जाए और आप लोगों को आइडिया हो जाए कि डेंचर बेस हमारा होता क्या है। एक्चुअल जो हमारा प्रोस्थेसिस जो दांत लग रहे होते हैं वो हमारी डेंचर बेस के ऊपर लग रहे होते हैं, बाकी जो है वो इसे पार्ट्स कर लेते हैं। अच्छा, सबसे मेन जो वो दूसरा आ गया वो आ गया हमारा कनेक्टर्स आ गया। अच्छा, कनेक्टर कहते किसे हैं? ये नाम से ही इसका आ रहा है कि जो डिफरेंट पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करे उसे हम कनेक्टर कह देंगे। ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन आ गई कनेक्टर्स की। अब कनेक्टर्स को चूँकि हमने फर्दर उसके ऊपर किया हुआ है कि एक मेजर है और एक हमारा माइनर है। मेजर कनेक्टर क्या होता है कि मेजर कनेक्टर हमारा मेन जो डेंचर का सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है वो होता ही मेजर कनेक्टर है। जिस तरह ये इसके ऊपर आप देख रहे हो तो ये जो सारा जो एक प्लेट या जो भी मेन कंपोनेंट बन रहा होता है वो हमारा मेजर कनेक्टर है। ये क्या कर रहा होता है कि प्रोस्थेसिस के हमारा जो डेंचर है इसके डिफरेंट पार्ट्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है, एक साइड को दूसरी साइड से, या जो डिफरेंट कंपोनेंट्स मुख्तलिफ जगह के ऊपर पड़े हुए उन्हें आपस में कनेक्ट कर देते हैं। अच्छा, अब इसे जो हमने डिवाइड किया हुआ है 3 पार्ट्स में किया हुआ है अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन। और डिज़ाइन क्या होता है कि जिस तरह हम एरिया को कवर कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग होता है। प्लेट हमारी आ जाएगी कि अगर हमारा मैक्सिमम एरिया कवर हो रहा हो तो उसे हम कह देंगे कि हमारी वो प्लेट है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जो स्ट्रैप है, ये हमारा अप्रॉक्सीमेटली 8 मिलीमीटर से ज़्यादा जो होगा प्लस हो जाएगा उसे स्ट्रैप कर देंगे, जिस तरह ये हमारे नज़र आ रहा है। ये इंटीरियर और पोस्टीरियर, हमारा इंटीरियर सेगमेंट में थोड़ा सा स्ट्रैप है और पोस्टीरियर सेगमेंट में स्ट्रैप है। और इसके अलावा बार होती है, अगर हमारी 4 मिलीमीटर के करीब है, जो थिन सी एक हम स्पेशली मोस्टली हम जो है ये लिंगुअल डेंचर पे मैंडिबुलर डेंचर पे कर रहे होते हैं तो उसमें बार आ जाती है। वो अगेन अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन है कि हमारी उसके लिए इंडिकेशन क्या है, उसी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। अच्छा, तो ये हो गया हमारा मेजर कनेक्टर की उसके टाइप्स क्या हैं। आगे अगर देख लेते हैं, अगेन ये देखो ये डिफरेंट पार्ट्स हमने डिफरेंट जगह पे पढ़े हैं और जो सारी चीज़ लेके एक जो उसे कनेक्ट कर रही है दैट इज़ द मेजर कनेक्टर। फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन ये है कि यूनिफाई करती है जो डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं उन्हें पकड़ के एक चीज़ को कर देती है।
फिर जब फोर्सेस अप्लाई हो रही होती हैं तो उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। अगर फ़र्ज़ करें एक ही साइड पे फोर्स आ रही है, आपकी लेफ़्ट साइड पे आ रही है, तो कोई चीज़ ऐसी है जो उस फोर्स को पकड़ के उसे इवन करने के लिए दूसरी साइड पे लेके जाएगी, तो वो जिस थ्रू के ऊपर चैनलाइज हो रही है वो हमारा मेजर कनेक्टर है। फिर टॉर्क को ये मिनिमाइज़ कर लेती है। टॉर्क क्या होता है कि ये अपने जो डेंचर के अगर एक चीज़ के ऊपर आ रहा है तो अपने एक्सिस के ऊपर जब वो मूव करता है, रोटेट करता है, तो उस चीज़ को टॉर्क कहते हैं। तो उस चीज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए कि ड्यूरिंग फंक्शन हमारा डेंचर जो डिसलॉज हो रहा होता है, उस चीज़ को जो रेजिस्ट कर रही होती है, जो वो टार्क हो रहा होता है, उस चीज़ को रेजिस्ट करने के लिए हमारा जो है मेजर कनेक्टर अपना रोल प्ले करता है। बाकी जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं वो अपने हिसाब से प्ले कर रहे होते हैं, वो जब करेंगे तो कर लेंगे। और क्रॉस आर्च स्टेबलाइजेशन, जब भी डेंचर होता है आपका वही अगेन के लेफ़्ट पे है तो राइट पे, और राइट पे है तो लेफ़्ट पे, ये हमारी क्रॉस आर्च जो होती है ये चल रही होती है, और अगेन उस चीज़ को स्टेबलाइज करने के लिए जो हमारा हो रहा होता है ये मेजर कनेक्टर है। रिक्वायरमेंट्स को एक एक नज़र देख लेंगे। जो है हमारा अगर मैक्सिलरी है तो इसे कोशिश करेंगे कि जिंजाइवा से हमारा ये थोड़ा सा अवे हो, अप्रॉक्सीमेटली बाय 6 मिलीमीटर्स। मैंडिबल में हमारे पास क्योंकि जगह कम होती है तो इसलिए एटलीस्ट इसे ब्रीथिंग स्पेस देंगे हम 3 मिलीमीटर की। अच्छा, ये हमारा आइडियल उसमें होता है। समटाइम जब हम प्लेट बना रहे होते हैं तो वो जिंजाइवल प्लेट बन रही होती है और वो हमारे गम्स के करीब ही जा रही होती है। अगेन वो हमारा एक सेपरेट डिज़ाइन है, अगर उसको फॉलो कर रहे होंगे तो उसे देख लेंगे। अच्छा, दूसरा जो है बॉर्डर जो है वो जिंजाइवल मार्जिन के पैरेलल होना चाहिए जब हम वो बनाएंगे अगर। तो इसमें ये वाला जो आप देखेंगे जो कनेक्टर है हमारा मेजर कनेक्टर जो है डैट इज़ इन अ बार शेप, तो ये हमारा लिंगुअल बार वाला कनेक्टर है। और तीसरी जो चीज़ है कि ये हमारे लेटरल और हॉरिजेंटल जो फोर्सेस हैं उन्हें जो है वो उसके लिए रेस्ट को प्रोवाइड कर दे, ये इसकी एक और फर्दर रिक्वायरमेंट है। अगेन ये इनका हर एक कंपोनेंट का अलग अलग से 1 से 2 लेक्चर हैं। ये सबको एक ब्रीफ उसे करके इसलिए दे रहे हैं कि आपको एक स्ट्रक्चर का लेक्चर का पता लग जाए, ताकि फिर आप जब वो कर रहे हो तो आपको आइडिया हो कि ये किस जगह के ऊपर फिट हो रही है कोई भी चीज़ जो है। तो एक मेन आपको आइडिया हो जाए कि इसका होल स्ट्रक्चर क्या है लेक्चर का, फिर पता लग जाए। अच्छा जी, ये इसकी टाइप्स आ गई। ये हमारा जो है जो कनेक्टर हमारा डिज़ाइन हो रहा होता है, ये हो रहा होता है कि हमारा किस जगह के ऊपर है और किस शेप में है, किस डिज़ाइन में है, तो उसे उसके अकॉर्डिंग उसका नाम रख देते हैं। जिस तरह अगर हम मैक्सिलरी मेजर कनेक्टर्स का कर लेते हैं तो पैलेटल हमारी बार आ जाती है, सिंगल पैलेटल बार आ गई, सिंगल पैलेटल प्लेट आ गई, एंटीरियर पोस्टीरियर बार आ गई, स्ट्रैप आ गया, एंटीरियर पोस्टीरियर पैलेटल जो प्लेट आ जाती है, और यू शेप कनेक्टर आ जाता है जो वो गोल होता है। जिस तरह ये हमारे पास है तो ये एंटीरियर और पोस्टीरियर का हमारा जो है ये अप्रॉक्सीमेटली 8 मिलीमीटर है। एंटीरियर पे या पोस्टीरियर पे तो इसे हम स्ट्रैप कह देंगे। इसी तरीके से अगर लिंगुअल पे चले जाएं हमारा, तो लिंगुअल बार, प्लेट, सब लिंगुअल बार, डबल लिंगुअल बार, सिंगुलम बार और लेबियल बार आ जाती है, स्विंग लॉक डिज़ाइन आ जाता है। इसकी ये शक्ल हम देख लेते हैं, उससे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। जिस तरह ये हमारा आ जाते हैं, ये मैक्सिलरी मेजर कनेक्टर्स आ जाते हैं। ये देखें एंटीरियर पोस्टीरियर इसकी प्लेट आ गई है, ये आगे फुल पैलेट हमारी आ गई है। ये देखें ये लिंगुअल और बार्स आ गए, ये स्ट्रैप्स आ गए, ये हमारी बार आ गई। ठीक है, ये हमारा वो मेजर दूसरा आ गया जो दोनों पार्ट्स को कनेक्ट कर रहा है। ये एक बड़ी शेप में है, उसे आगे ये यू शेप आ गई, और ये हमारा जो है देखें ये इस बात पे है। और इस चीज़ को सिर्फ काउंटर बैलेंस करने के लिए हमें ये एक पूरा कनेक्टर देके इधर सिर्फ हमने क्लैश दी है। अगेन वही जो टॉर्क वाला हमारा जो फार्मूला था टॉर्क को उसके करने के लिए, ताकि अपने एक्सिस पे डिसलॉज ना हो, हमें सिर्फ इस साइड पे आके एक क्लैश देनी पड़ी है। तो ये वाला आ गया। इसी तरीके से हम अगर लिंगुअल कनेक्टर को देख लें अपने ये हमारी जो है वो लिंगुअल बार आ गई, ये उसकी प्लेट आ गई, ये सब लिंगुअल बार आ गई, ये एंटीरियर और पोस्टीरियर अपना सॉरी जो है ऊपर और नीचे वाला कौन सा था उसका, अच्छा खैर वो देख लेते हैं। ये हमारी जो लेबियल बार आ गई, और ये हमारी जो सिंगुलम के साथ जा रही है वो वाली हमारी बार आ गई। तो ये इस तरह के हमारे मेजर कनेक्टर्स आ गए। वो हमारी लेबियल बार, वो जो लेबियल साइड पे आ जाएगी वो हमारी लेबियल बार चली जाएगी। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारे कनेक्टर्स अगेन कि वही जो है वो डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट कर रहे होते हैं। अगर ये बड़ा पार्ट है तो उसके दरमियान में एक जो छोटा सा लिंक होगा उसे हम माइनर कनेक्टर कर देते हैं। माइनर कनेक्टर का क्या काम है कि ये मेजर कनेक्टर जो होता है उसके साथ जो डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स आके कनेक्ट हो रहे होते हैं
उसे जो है हम माइनर कनेक्टर कह देते हैं। जिस तरह हमारी क्लैस पाक अटैच हो रही होती है, हमारे इनडायरेक्ट रिटेनर्स अटैच हो रहे होते हैं, हमारी रेस्ट कनेक्ट हो रही होती है, तो जो भी चीज़ आके उसे मेजर कनेक्टर के साथ लिंक कर देती है उसे हम माइनर कनेक्टर कह देते हैं। जिस तरह ये हमारी क्लैस्प है, एक बार शेप्ड क्लैस्प है। सो ये जो है ये उस चीज़ को, ये देखें, ये छोटा जो पार्ट जो कनेक्ट करेगा, क्लैस्प का पोर्शन इतना है, ये बाकी जो पोर्शन है ये कंसिडर होगा हमारा माइनर कनेक्टर हो जाएगा। अच्छा, इसकी जिस तरह उसकी टाइप्स थी, इसकी जो टाइप्स हैं, एक तो ये है कि ये डायरेक्ट रिटेनर को मेजर कनेक्टर के साथ कनेक्ट करता है। रिटेनर्स जो होते हैं जो रिटेंशन प्रोवाइड करते हैं, अगला जो कंपोनेंट है हमारा वो रिटेनर्स का है। अच्छा, फिर डायरेक्ट रिटेनर्स को करता है, इनडायरेक्ट रिटेनर्स को करता है, डेंचर बेस को मेजर कनेक्टर के साथ करता है। ये हमारा पोर्शन जो है, जिस जगह के ऊपर जो हमारा पार्ट जो है टूथ को कैरी कर रहा है, उसे डेंचर बेस कहते हैं। तो बेस जो है उसे कनेक्ट कर रहा होता है। और जिस तरह ये आर्म बार जो टाइप क्लैस्प होती है उसे कर रहा होता है। ये हमारी जिस तरह ये टी बार कह लें इसे, या यू बार क्लैस्प है, इसे इसके साथ कनेक्ट कर रहा है। तो ये वाला जो पोर्शन है वो हमारा माइनर कनेक्टर है। मेजर कनेक्टर और माइनर कनेक्टर डिफरेंस को समझने के लिए ये बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है कि जिस तरह दो सिटीज़ को एक बड़ी सड़क जो कनेक्ट कर रही है, सारा पोर्शन वही ले रही है, जिस तरह हमारी मोटरवे है, तो ये हमारा मेजर कनेक्टर होगी, दो सिटीज़ को कर रही है। अब हमें अपने कॉलेज से मोटरवे पे तक जाने के लिए जो छोटा सा एक रोड हम चंद किलोमीटर्स का ट्रैवल करते हैं, उसे आप माइनर कनेक्टर कंसीडर कर लें। ये इसकी सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। जिस तरह ये देखो, ये दो पोर्शन है, तो इसको ये एक छोटा सा वीक लिंक जो कनेक्टर कर रहा है, ये अगेन इट इज़ एज इंपॉर्टेंट एज द मेजर कनेक्टर इज़, मगर मेजर पोर्शन जो कैरी कर रहा होता है वो हमारा मेजर कनेक्टर होता है। अच्छा जी, ये अगेन ये देखो, ये डिफरेंट पार्ट्स हैं और उन्हें चीज़ों को कनेक्ट कर रही हैं, ये हमारा मेजर कनेक्टर आ गया। अच्छा, फंक्शन इसका क्या है कि जो मेजर कनेक्टर जो हमारा मेन कनेक्ट कर रहा होता है, उस चीज़ को अदर पार्ट्स को जो कनेक्ट कर रही होती है वो हमारा माइनर कनेक्टर आ गया। जो स्ट्रेस आ रही होती है ये मेजर कनेक्टर को ट्रांसफ़र करता है, और मेजर कनेक्टर आगे पूरी प्लेट को, पैलेट को, या लिंगुअल जिसके ऊपर भी है, जितना भी एरिया को कवर कर रहा होता है उसे ट्रांसफ़र कर रहा होता है। और जो अबटमेंट की और जो इडेंचुलस रिजिस की फोर्सेस होते हैं इसे ट्रांसफ़र कर रहा होता है। अब ये देखो, इसका ये हमारा लिंगुअल साइड के अगर ऊपर आप देखो, पैलेटल साइड जो है, या लिंगुअल साइड कहते हो, ये हमारी एक रेस्ट है, छोटा सा पोर्शन है, ठीक है। रेस्ट तो हमारा इतना पार्ट है। अब इस चीज़ को जो ये कैरी करके लेके आके इस कनेक्ट कर रहा है, ये हमारा माइनर कनेक्टर कंसीडर होगा, ठीक हो गया। अब जिस तरह ये हमारी पूरी क्लास असेंबली है, ये एक जगह के आकर इकट्ठी हो जाती है, और इधर से आगे जो कैरी आगे कर रही होती है, ये हमारा माइनर कनेक्टर कंसीडर होगा। अच्छा, रिक्वायरमेंट्स इसकी क्या है कि एक तो ये है कि इम्ब्रेजर एरिया में सीट हो, और जिस तरह ये है, और अगर दो हम समटाइम्स इस तरह होता है कि एक ही दांत के ऊपर हमें समटाइम बनाना पड़ जाता है, दो डिफरेंट हम माइनर कनेक्टर्स दे रहे होते हैं, तो उनमें एटलीस्ट कोई 5-6 मिलीमीटर्स का गैप होना चाहिए, बिल्कुल ही करीब ना जुड़े ना हो। और टीथ अरेंजमेंट को ये हमें इनफ जो है ना वो स्पेस दे दे। जिस तरह ये है कि अगर हम इस जगह के ऊपर, जिस तरह मैंने बताया कि पूरी क्लास असेंबली को ये अटैच कर रहे हैं, तो हमें इतना बल्कि नहीं बना देना चाहिए कि ये मोलर लगाते हुए मसला हो, या अगर इस साइड पे आ रहे हैं हम IPR सिस्टम या कुछ इस तरह का सिस्टम दे रहे हैं, तो ये वाला टूथ जो है ये कंप्रोमाइज़ ना हो जाए। तो इसे डिज़ाइन करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि ये जो हमारा टीथ अरेंजमेंट है उन चीज़ के ऊपर ये फैसिलिटेट करता रहे। जिस तरह ये हमारी जो है फैसिलिटेट द पाथ ऑफ प्लेसमेंट भी है, हमारा जो रिमूवल और पाथ ऑफ इंसर्शन और रिमूवल होता है, जब हम इंसर्ट कर रहे होते हैं तो सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ तंग करती होती है ये हमारी यही होती है कि जो टूथ के प्रॉक्सिमल सरफेस के साथ जितना भी डेंचर कनेक्ट हो रहा होता है, इसलिए जब हम क्लास भी बना रहे होते हैं अंडरकट ब्लॉक करके, उसके बाद अगेन हम ये कह रहे होते हैं कि थोड़ी सी ब्रीथिंग स्पेस दे दें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जब हम प्लेसमेंट में पार्ट को अगर ट्रिम करना पड़ जाए, प्रॉपरली ब्लॉक ना हो, अगर हमने सर्वे वगैरह अच्छे से ना किया हो, तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ कंप्रोमाइज़ होती है वो वही वाला पार्ट होता है। और सम स्टूडेंट्स ने मोस्टली जो क्लास पे वो बड़ा क्लोज बनाई होती है, तो क्लास को सबसे पहले ट्रिम करना पड़ जाता है। तो इसलिए इसी चीज़ को कह रहे होते हैं कि उसे सफिशिएंट इतनी ब्रीथिंग स्पेस दे दें कि वो जो, और इतना ज़्यादा क्लोज भी ना, और इतना ज़्यादा बनाते हुए उससे आप दूर भी ना कर दें कि हमने जो आर्टिफिशियल टीथ प्लेसमेंट करनी है वही हमारी कंप्रोमाइज हो जाए। तो ये एक बड़ा सॉफ्ट सा स्पॉट आपने देख के उसे करना होता है। ये रिक्वायरमेंट्स में है। ओके जी,
आगे आ गया हमारा रिटेनर। रिटेनर क्या है कि जो भी हम प्रोसेसेस बना रहे हैं वो अपनी जगह के ऊपर, जिस जगह के ऊपर हमने बनाई है उस जगह के ऊपर रिटेन हो, अपनी जगह के ऊपर वो रुक जाए। ठीक है, इस चीज़ को जो भी चीज़ उसे रिटेंशन में, सिंपल टर्म रिटेंशन इसीलिए डिवाइस हुई है, उसे अपनी जगह के ऊपर पकड़ के रखे, वो चीज़ रिटेनर है। लाइव एग्जांपल, जिस तरह ये सीट बेल्ट है कि जब आप गाड़ी में बैठ जाते हैं तो सीट बेल्ट लगा रहे हैं, वो इसलिए बना रहे हैं कि आप जिस जगह के ऊपर बैठे हैं उसी जगह के ऊपर जो आप प्रोसेस या ऑब्जेक्ट है वो उसी जगह के ऊपर, अपनी जगह के ऊपर स्टे करे। ये जो चीज़ है दैट इज़ द रिटेंशन। जो भी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है रिटेंशन प्रोवाइड कर रही है, और जो कंपोनेंट रिटेंशन प्रोवाइड कर रहा है सपोजिंगली इट इज़ अ रिटेनर। ये मोस्ट सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, लिखनी है आपने वही है जो आप दूसरी पढ़ रहे हैं। ठीक हो गया, आपको बताने के लिए बताया कि चीज़ की समझ लग जाए कि हम बात क्या कर रहे हैं, सिंपल वर्ड्स में इसीलिए डिफाइन किया है। ये मोस्टली ये जो इस तरह की चीज़ें लगाई हैं ये होती नहीं है, ना ये कोई मोस्टली प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं, सिर्फ समझाने के लिए आपको पता लग जाए कि हम किस कंपोनेंट को किस कैटेगरी में, या उसका पर्पज़ क्या है। अच्छा, अगेन वो आपको पता लग गया। अब रिटेनर्स जो हैं वो हमने अगेन देखा था कि दो पार्ट्स के हैं दो टाइप्स के हैं। एक डायरेक्ट है जो डायरेक्टली इस चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं कि आपका हो, और एक जो चीज़ होगी जो इनडायरेक्टली आके सपोर्ट करेगी, और वो ऑन द अदर हैंड वो कर रही होती है, आपके डायरेक्ट रिटेनर्स को असिस्ट कर रही होती है। उसे हम इनडायरेक्टली क्योंकि कर रही है तो इसलिए हम उन्हें इनडायरेक्ट रिटेनर्स कह देते हैं। अच्छा जी, डायरेक्ट रिटेनर क्या है कि वो जो डेंचर की डिसलॉजमेंट है, रिज से डिसलॉज हो रहा होता है, अगर वो उठ रहा है, गिर रहा है, अपनी जगह से डिस्प्लेस हो रहा है, तो वो जो चीज़ है उस चीज़ को जो रेजिस्ट कर रही है या उसे उस चीज़ को इंश्योर कर रही है कि अपनी जगह पे स्टे करे, उसे रिटेनर कहते हैं। और सबसे जो सिंपलेस्ट इसका मेथड होता है डायरेक्ट रिटेंशन के लिए, जो सोर्स होता है वो हमारा है क्लास पे, कि क्लास जो हम बना रहे होते हैं ये हमें डायरेक्ट रिटेंशन प्रोवाइड करते हैं। इसके ये K9 के ऊपर भी क्लास मौजूद है जो डिफरेंट डिज़ाइन की है, वो हम अभी क्लास पढ़ेंगे तो वो कर लेंगे। अच्छा जी, दो टाइप्स के होते हैं, एक्स्ट्रा कोरोनल और इंट्रा कोरोनल। जो हमारा कंटूर को एंगेज कर रहा होता है वो एक्स्ट्रा कोरोनल है, हम जो 90% जो बना रहे होते हैं वो एक्स्ट्रा कोरोनल ही होते हैं। और जो इंट्रा कोरोनल होते हैं वो हमारी प्रिसीजन या सेमी प्रिसीजन अटैचमेंट होती है, जो आपने देखा हो कि कोई पार्ट हम इस तरह साथ अटैच कर देते हैं, जब डेंचर आता है तो वो उसके ऊपर सीट कर जाता है, जो हमारा मेल और फीमेल पार्ट के थ्रू होता है, वो हमारी प्रिसीजन अटैचमेंट्स होती हैं। सो हम जो दूसरा बना रहे होते हैं वो हमारा अटैचमेंट्स हैं, ये क्लास के रिटेंटिव पार्ट्स होते हैं। अब क्लास खैर पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्लास को हमने अगेन फर्दर जो है वो डिवाइड किया होता है। क्लास का जो डायरेक्ट रिटेनर जो होता है वो हमारा वही वाला कंपोनेंट है जो मोस्टली हम बक्कल साइड पे दे रहे होते हैं, जो उसे एंगेज कर रहा होता है रेजिस्ट करके रिटेंशन देने के लिए। बाकी जो पार्ट होते हैं वो हम उसे जो फोर्सेस उसके लिए जनरेट हो रही होती हैं उसे टैकल डाउन करने के लिए कर रहे होते हैं, वो हम देख लेते हैं। अभी आ जाते हैं ना, अभी तो हम डायरेक्ट रिटेनर पढ़ रहे हैं। ये देखो, जिस तरह ये हमारा डायरेक्ट रिटेनर आ गया कि हमने डोर को बंद करके उसके ऊपर जब ये लॉक कर दिया है, कुंडी लगा दिया है, तो वो अगेन उस दरवाजे को उसी पोजीशन में स्टे करने के लिए जो चीज़ यूज़ हो रही है, दरवाजे को उसी जगह पे इंश्योर कर रहे हैं ना कि इसी जगह के ऊपर रिटेन रहे, दैट इज़ अ डायरेक्ट रिटेनर। अभी हम डायरेक्ट रिटेनर कर रहे हैं। और चूंकि इसका जो मेन कंपोनेंट है, मेन सोर्स है वो क्लास पे है, तो क्लास को एक नज़र देख लें। अगेन क्लास का एक मेरी जो नज़र में एक कंप्लीट एडिशनल लेक्चर होता है जो आपको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। वो अगर कहेंगे तो क्लास पे भी एक लेक्चर कर लेंगे, मगर अभी जो है इसे मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता दूं क्लास होती क्या है और कर क्या रही है। अच्छा, इस क्लास बनाते क्यों हैं, इसका मतलब पर्पज़ क्या है या प्रिंसिपल ऑफ क्लास असेंबली क्या है। जो रिटेंशन है, सपोर्ट है, स्टेबिलिटी है, रेसिप्रोकेशन है, इंसर्कलमेंट है और पैसिविटी है। अच्छा, रिटेंशन का तो वो बेसिक्स है, सपोर्ट, स्टेबिलिटी, रेसिप्रोकेशन और इंसर्कल। ये अभी जो एडिशनल हम पढ़ेंगे तो हर एक इसके क्लास के 4-5 पार्ट्स होते हैं जो हर एक एक चीज़ को ये सपोर्ट या इंश्योर कर रहा होता है। अब अगर इसके पार्ट्स देख लें आप, तो एक तो आ गया इसका रिटेंटिव पार्ट। मोस्टली जो हम बक्कल साइड पे दे रहे होते हैं वो रिटेंटिव पार्ट होते हैं।
मोस्टली का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि समटाइम क्लैस्प हमारी चंद परसेंट इस तरह की होती है कि जो हम रिवर्स डिज़ाइन कर रहे हैं, उल्टी डिज़ाइन कर रहे हैं। अगर समटाइम आपने देखा हो तो हमने कुछ डांसेस बनाए हैं जो हमने इंस्टेड ऑफ उन्हें लिंगुअल शेल्फ में बनाने के लिए हमने बकल शेल्फ में बनाए हैं, तो उसकी जो क्लैस्प है वो लिंगुअल साइड पे हमने दी है क्योंकि रिवर्स कर रहे थे। तो इसलिए जो भी पार्ट बकल साइड के लिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मोस्टली जो बकल पार्ट वाला जो होता है ज़रूरी नहीं है कि वही वाला हो, जो हम पार्ट रिटेंशन के लिए बनाएंगे वही हमारा जो रिटेंटिव पार्ट कंसीडर होगा। चलो जी, इसे हम रिटेंटिव जो है पार्ट कंसीडर कर लेते हैं। अब जो चीज़ को एंगेज कर रहे हैं, जिस तरह हमारा ये एक ऑब्जेक्ट है, इसे हमने रिटेन करने के लिए ये हमने क्लास दे दी, ठीक है। जिस तरह ये मैं अगर आपको दिखाऊं कोई भी चीज़ है तो ये हमने इसका ये रिटेंटिव पार्ट है। अब जब इसके ऊपर फोर्सेस मैसिकेटरी या इसके ड्यूरिंग फंक्शन इसकी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, तो ये क्या होगा, इसके ऊपर फोर्सेस पड़ने आएंगे तो ये अपनी जगह से थोड़ा सा मूव कर जाएगा। टूथ तो पूरा शायद मूव ना करे मगर समटाइम वो टिल्ट कर जाता है। अब इस चीज़ को रोकने के लिए हम क्या करते हैं कि एक आर्म इस तरह भी बना देते हैं। जब अगर फोर्स इस तरह आएगी तो ये फोर्स को वैसे ही उसे रेजिस्ट करेगा, तो इसे कहते हैं, इसे फोर्सेस को रेसिप्रोकेट करेगा। जो एक एक्टिव फोर्सेस पार्टी है उन्हें वो पैसिव फोर्सेस में जो है या उसे रिटेन, उसे रेजिस्ट करेगा। तो ये वाला जो है अगर एक्टिव आर्म है तो ये उसका पैसिव आर्म बन जाएगा उन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो इसीलिए जिस तरह हमारा एक रिटेंटिव आर्म बनता है उस फोर्सेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक हम रेसिप्रोकल पार्ट आर्म बना देते हैं। जब हम एक्रेलिक का डेंचर बना रहे होते हैं तो आपने देखा नहीं, हम जब डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो वो मिडल ऑफ द क्राउन कर रहे होते हैं। वो एक्चुअली हम डेंचर की जो एक्सटेंशन कर रहे होते हैं वो हमारा क्लैस्प का जो रेसिप्रोकल पार्ट होता है ये वो वाला पार्ट होता है। इसलिए ये वाला जो क्लैस्प का रिटेंटिव आर्म है वो यही है। जो दूसरा पार्ट बन रहा है ये हमारा रेसिप्रोकल आर्म है, ताकि फोर्सेस हमारी जो है वो न्यूट्रलाइज हो सके। अगर इधर से फोर्स आ रही है तो ये वापस उसे पुश करके अपनी जगह के ऊपर, टूथ को अपनी जगह के ऊपर स्टेबलाइज करे। ये हो गया। और ये एक हमारा रिटेंटिव आर्म आ गया, ये रेसिप्रोकल आर्म आ गया, और इसके साथ एक होती है रेस्ट। ये उस चीज़ को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। जब हम ये सपोर्ट वाले कंपोनेंट को देखेंगे तो हम वो वाला देख लेंगे कि हमारा जो है रिटेंशन के बाद जो है सपोर्ट वाला कंपोनेंट आ गया। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें जिस जगह के ऊपर ज्वाइन हो रही हैं ये हमारी आ जाती है बॉडी। रिटेनिंग आर्म, रेसिप्रोकल आर्म, अक्लूजल रेस्ट, या अक्लूजल ये जिस भी पार्ट पे बनेंगी, इंसाइजर पे बनेंगी, लिंगुअल पे जिस भी पार्ट पे बनेंगी, सिंगुलम पे बनेंगी, इसे वो वाली रेस्ट कर देंगे। और ये हमारी जिस जगह के ऊपर सारे कंपोनेंट्स अटैच हो रहे हैं ये आ गई उसकी बॉडी। अच्छा, अब ये वाला जो इंटरेस्टिंग बात है, ये पूरी असेंबली, इसलिए इसे क्लास असेंबली कह देते हैं। ये पूरी हमारी असेंबली आ गई। और ये वाला जो पार्ट देखें, ये इसे कैरी करके ले जाके किसी ना किसी जगह पे जाके हमारे मेन कंपोनेंट को या मेजर कनेक्टर को कनेक्ट करेगा। ये वाला जो पार्ट है दैट इज़ द माइनर कनेक्टर। समझ लग गई है? तो ये पूरी एक उसकी समरी से बन रही है कि हम इसे किस तरह कैरी करते हैं और कैसे लेके जाते हैं। ओके जी। अगेन डायरेक्ट रिटेनर जो है ये हमारे, क्योंकि मेन सोर्स उसका वही क्लैस्प है। क्लैस्प को हम दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, दो कंपोनेंट्स में। एक आ जाती है हमारी अक्लूजल अप्रोचिंग क्लैस्प, सिंपली कहते हैं, एक्चुअल इनका जो नेम है वो सर्कमफ्रेंशियल क्लैस्प है। और इसी के पैरेलल जो है वो हमारी जिंजाइवल अप्रोचिंग क्लैस्प है या बार क्लैस्प कहती हैं। नाम से ही पता लग रहा है कि अक्लूजल अप्रोचिंग क्लैस्प वो होगी जो अक्लूजल से नीचे की तरफ आएंगी, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। और बार क्लैस्प को जिंजाइवल अप्रोचिंग क्लैस्प इसलिए कहते हैं कि ये जिंजाइवा से ऊपर की तरफ आएंगे। जिस तरह ये वाली आपको एक क्लैस्प नज़र आ रही है, ये किधर से आ रही है? टूथ की तरफ। ये देखो तो जिंजाइवा की तरफ से ऊपर टूथ की तरफ आ रही है, तो दिस इज़ जिंजाइवल अप्रोचिंग क्लैस्प। इसी के पैरेलल अगर आप देखें तो ये अक्लूजल की तरफ से क्लैस्प आ रही है, तो दिस इज़ द सर्कमफ्रेंशियल या अक्लूजल अप्रोचिंग क्लैस्प। इसलिए इन्हें नाम इसलिए रखे हुए हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये कौन सी कैटेगरी की क्लैस्प है। अच्छा, अगेन इसे फर्दर आगे डिवाइड किया हुआ है कि सिंपल जो है सर्कुलेट क्लैस्प, रिवर्स सर्कुलेट क्लैस्प है, मल्टीपल है, इम्ब्रेजर क्लैस्प है, रिंग क्लैस्प है, फिश हुक, हेयर पिन, ओनले, हाफ एंड हाफ, जो दोनों आप आती है, बैक एक्शन क्लैस्प है, कम्बिनेशन क्लैस्प है। अब ये देखो क्लैस्प कितनी इंटरेस्टिंग सी क्लैस्प है। ये इसकी आ गई बॉडी, ये रेस्ट आ गई। अब ये जो क्लैस्प है देखो इधर से तो कनेक्ट हो नहीं रही बॉडी से, तो ये क्या, ये इसके बैक से होके आगे से घूम के आ रही है, ये हमारी बैक एक्शन क्लैस्प है।
कि अब इसका जो रिटेनिंग आर्म है वो है तो ये इस साइड पे इसके अंडर का इतना ज़्यादा था, तो हमारे पास अंडर का एरिया अवेलेबल नहीं था कि हम इसे डायरेक्ट इस तरह लेके आ सकते। तो अब इसका जो आधा पार्ट है वो रेसिप्रोकेट कर रहा है और आधा पार्ट जो है वो रिटेन कर रहा है। तो ये जो हमारी ये बैक एक्शन क्लैस्प है। इसी तरीके से आपने जो सिंपल क्लैस्प देखी होगी, जो बड़ी सिंपल सी है, एक लेबल आ गई, जिस तरह हमने पिछली क्लैस्प देखी है, वो हमारी सिंपल कन्वेंशनल क्लैस्प होती है, जिसे सिंपल सर्कुलेट क्लैस्प भी कह देते हैं। रिंग क्लैस्प वही होती है कि पूरी इनसर्कल करते हैं। वो आपको क्लैस्प की कोई ना कोई तस्वीर दिखाएंगे तो आइडिया हो जाएगा। इसी तरीके से अगर पूरा सर्कल करेंगे तो वो हमारी रिंग क्लैस्प बन जाती है। वो क्लास का मैंने बताया कि पूरा उसके लिए एक चैप्टर, वो लेक्चर ही डिफरेंट है, और वो वाला कहोगे तो वो देख के एक डिज़ाइन करके कर लेंगे। क्लास हम डिज़ाइन किन प्रिंसिपल्स पे करते हैं क्या है। अब चूंकि अगर सिर्फ क्लास पे लगे तो ये बहुत ज़्यादा, ये आपका फिर बाकी नहीं हो जाएगा। ये तो क्लास इज़ अ पोर्शन ऑफ डायरेक्ट रिटेनर्स, तो डायरेक्ट रिटेनर अगेन इज़ अ पोर्शन ऑफ कंपोनेंट पार्ट्स, इज़ अगेन अ पार्ट ऑफ द उसका। तो वो करने लगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं चूँकि वो पार्ट्स पर फोकस कर रहे हैं तो इसलिए इसे सिंपल सा एक रिव्यू करके, डिटेल रिव्यू करके गुजर रहे हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। बाकी अगर कहेंगे तो वो उसे डिटेल से एक लेक्चर ही लग कर लेंगे क्लास का। अच्छा, जिंजावल अप्रोचिंग क्लास कह लेंगे, टी मॉडिफाइड टी वाई आई पी आर आई, ये वो क्लास होती हैं। जिस तरह ये वाली अब क्लास पर, ये वाली इसे यू शेप या टी शेप हम कह सकते हैं। आई बार जो हो गई ये स्ट्रेट है, जिस तरह हमने वो अभी डेंचर बनाया हुआ है, वो फ्रेम रखा हुआ है, उसमें जो है वो आई बार है। और इसमें बल्कि हमने वो जो है वो पी आर आई सिस्टम बनाया हुआ है कि इधर एक क्लास होती है, इधर रेस्ट होती है, इधर इसके एक वो सपोर्ट के लिए हम वो भी दे देते हैं, प्रॉक्सिमल साइड पे भी दे देते हैं। तो ये उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग हो जाते हैं कि हम किस तरह की बना रहे हैं। ओके जी, अब आगे हमारे इनडायरेक्ट रिटेनर्स। डायरेक्ट रिटेनर तो हमने देख लिया था कि उसे हमने लॉक कर दिया। अब इस लॉक को इंश्योर करने के लिए हम जो है उसे एक, जिस तरह ये आपने देखा नहीं, एक छोटी सी पिन फंसा देते हैं कुंडी में कि वो वाइब्रेशन से वो लॉक भी अपनी जगह से ना हिले। कुंडा लगा दिया, वाइब्रेशन से समटाइम कुंडा हिल गया है। अब हम क्या करेंगे कि जो एक पिन हम इंश्योर करेंगे वो होती है, इसकी दूसरी जो बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, लाइव एग्जांपल है जो आपने देखी होगी, ये स्क्रू है। जिस तरह समटाइम देखा नहीं होता कि स्क्रू लगा देते हैं, उसके आगे एक सुराख होता है जिसमें आगे अगेन वो पिन फंसा देते हैं ताकि वो स्क्रू भी अपनी जगह के ऊपर रिटेन करने के लिए स्क्रू लगाया हुआ है। स्क्रू जो है वो वाइब्रेशन के साथ, मूवमेंट के साथ अपनी जगह से डिसलॉज ना हो, अनटिल अनलेस इंटेंशनली हम उसे डिसलॉज करें। तो वो वाली जो चीज़ है वो हमारा है इनडायरेक्ट रिटेनर। वो खुद नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा खुद काम नहीं कर रहा, वो असिस्ट कर रहा है अपने डायरेक्ट रिटेनर को, ताकि डायरेक्ट रिटेनर अपना काम अच्छे से करता रहे। उस चीज़ को हम इनडायरेक्ट रिटेनर कहेंगे। अब ये वाला जो चीज़ है ना, ये बड़ी ट्रिकी सी है, ज़्यादातर ये किताबी चीज़ है, प्रैक्टिकली से दिखाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मगर ये चीज़ इंटरेस्टिंग है। अच्छा अगेन ये डायरेक्ट रिटेनर को प्रिवेंट कर रहा होता है, असिस्ट कर रहा होता है। वेट करवा दो उसे। अच्छा जी, ये क्या कर रहा था, डिजिटल एक्सटेंशन है जो हमारी मोस्टली फ्री हैंड सैडल्स होती है, उनके लिए जो होता है ना, एक लीवर एक्शन हमारा बन रहा होता है, फल्क्रम लाइन बन रही होती है। अगेन ये बड़ा इमेजिनेटिव सा एक कॉन्सेप्ट है और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है कि हम उस चीज़ को बैलेंस कैसे कर रहे होते हैं। ये एक फल्क्रम, आपने कभी ये देखा ना, शीशा देखा हुआ हो, अगर एक साइड पे फोर्स पड़ रही होती है तो ये दूसरी साइड के ऊपर वो चीज़ डिसलॉज हो रही होती है या लिफ्ट हो रही होती है। तो इस चीज़ को काउंटर बैलेंस करने के लिए हम जो डिज़ाइन में जो एक ट्रिक्स मोस्टली वो कर रहे होते हैं, हाउ टू डू कर रहे होते हैं, ये वाली जो चीज़ें हैं ये हम मोस्टली इनडायरेक्ट ट्रेनर्स कर रहे होते हैं। अच्छा, ये ऑब्टेन किससे कर रहे होते हैं, इसका जो मेन कंपोनेंट या मेन सोर्स जो है वो हमारा रेस्ट है। रेस्ट अगेन जिस जगह पे भी ऊपर बना रहे होंगे वो उस तरह है। रेस्ट वाला जो कंपोनेंट है हमारा, चूँकि वो स्पोर्ट वाला मीन्स ऑफ स्पोर्ट है, सो वो हम उसमें देख लेंगे, इसलिए ज़्यादा डिटेल में इसमें डिस्कस नहीं करते। अगला हमारा जो है वो रेस्ट वाला कंपोनेंट है। इसके बाद हमारी बार्स आ जाती हैं, जो हम सिंगुलम या लिंगुअल बार्स बना रहे होते हैं।
प्लेट्स आ जाती हैं जो लिंगुअल प्लेट्स हैं, फिर रुगाई एरिया को जो हम एंगेज कर रहे होते हैं वो वाला पार्ट आ गया, और या फिर हम डेंचर में छोटी छोटी एक्सटेंशंस या उसे मॉडिफिकेशन कर रहे होते हैं जो जाके इम्ब्रेशंस में कहीं जाके एंगेज कर लिया या कुछ कर लिया। तो ये वाले जो पार्ट्स होते हैं ये हमारे एक्चुअली इनडायरेक्ट रिटेनर्स होते हैं। अच्छा अब अगर आप ये एक तस्वीर ऑब्ज़र्व करो तो ये देखो, ये हमारा एक दो पार्ट्स हैं जिनके ऊपर हमने देना है। अब होगा क्या कि ये हमारा दूसरी साइड पे बैक पे फ्री हैंड है, तो होगा क्या कि जब फोर्सेस आ जाएंगी तो इधर से क्योंकि हमारे पास वो एंगेज करने के लिए पार्ट नहीं है, तो ये हमारी फर्कुलम लाइन बनेगी, इसके पीछे से डेंचर जो है वो लिफ्ट हो जाएगा, उठ जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि जितनी हमारी डिस्टल एक्सटेंशन बन रही है डेंचर की, उसी के पैरेलल एंटीरियर में हम कोई ना कोई सपोर्ट दे देंगे कि अगर वो उधर से उठने लगे तो वो उसे रोक दे। तो ये वाला जो है ये हमारा एक माइनर कनेक्टर के तौर पे इनडायरेक्ट रिटेनर के तौर के ऊपर असिस्ट करेगा। अब ये एक दो तस्वीरें दिखाएंगे तो उसके ऊपर थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह है। अगेन ये जो एक्टिवेट को क्या करता है डायरेक्ट रिटेनर को, ताकि आपकी जब डिस्टल एक्सटेंशन है, जिस तरह ये पोस्टीरियर साइड के ऊपर जो भी डेंचर है उस चीज़ को मूवमेंट जो है उसे वो रेजिस्ट कर सके, रोक सके। एंटीरियर पोस्टीरियर जो टिल्टिंग है उस चीज़ को वो कर रहा होता है, रेजिस्ट कर रहा होता है। कॉन्टैक्ट ऑफ इट्स माइनर कनेक्टर विद द एक्सल टू सरफेस हेल्प टू प्रोवाइड द, अच्छा ये अगेन ये स्टेबलाइजेशन, अगर आपके एक्सल उस पोर्शन के ऊपर जो अगर डिस्टेबलाइज हो रहा है तो उस चीज़ को स्टेबलाइज करने के लिए यूज़ होते हैं। फंक्शन क्या कर रहा होता है, अगेन वही रेस्ट पार्ट होता है, और मेजर कनेक्टर को फैसिलिटेट कर रहा होता है कि वो उसे अपनी जगह के ऊपर वो स्टेबलाइज कर सके, और सपोर्ट वगैरह देने के लिए होता है। ये बस वही रट्टा मार लेना, ये रट्टे वाला काम है। इस वाली तस्वीर से आपको थोड़ा सा बेहतर आइडिया हो जाएगा। वो डेंचर बनाते हुए बताया था, हाँ बस यही बात है। ये असल में ना तस्वीरों में दिखाना मुश्किल है, ये मॉडल हो उसके ऊपर डेंचर को जब वो मूव करके दिखाएंगे ना फिर पता चलेगा ये किस तरह है। एनी हाउ, अब ये देखो, अब दांत हमने लगाने हैं दो, टेक्निकली हमें इतनी सी प्लेट बना के बात ख़त्म कर देनी चाहिए। अब क्या ज़रूरत पड़ी है कि इसको करने के लिए हमें पूरा थ्रू आउट द प्लेट लिंगुअल साइड के ऊपर, प्लेट तो नहीं ये खैर बाहर है, हमने जाके दूसरी साइड के ऊपर लास्ट टूथ को एंगेज किया। ख्याल लॉजिक बनती है, ये बड़ा अजीब सी बात है कि दो दांत लगते हैं, इसे किसी ना किसी तरीके से पकड़ के एंगेज होकर, ये मसला होता है कि अपने एक्सिस के ऊपर डेंचर रोटेट कर जाता है। अब जब इधर फोर्सेस पड़ेगी ना, डेंचर होगा रोटेट, हम क्या करेंगे कि इसके इधर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये अब उस चीज़ को क्रॉस आर्च जो स्टेबलाइजेशन है उस करने के लिए हमें पूरा जो डिज़ाइन है ये उल्टा पुल्टा जैसा करना पड़ा है। उल्टा पुल्टा तो आपको करने के लिए कर रहा हूँ, एक्चुअल डिज़ाइन ये सीधे वाला डिज़ाइन वो यही है। अच्छा, अब इधर से जब होगा तो ये डेंचर इधर से लिफ्ट होगा। अब ये वाला जो डिस्टेंस आपको नज़र आ रहा है ना, फ़र्ज़ करो हम इस डिस्टेंस को कह देते हैं कि ये डिस्टेंस है ए, ठीक है। अब जितना ये डिस्टेंस बन रहा है हमें इतना ही पैरेलल एक डिस्टेंस इधर देना है कि ताकि इधर से अगर डेंचर उठे तो इधर कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जो इसके पोस्टीरियर से डेंचर को लिफ्ट करने के लिए उस चीज़ को एंटीरियर की तरफ जो उसकी मूवमेंट होगी, पोस्टीरियर एंटीरियर मूवमेंट होगी, उस चीज़ को रेजिस्ट कर सके। हमने क्या किया कि इस प्लेट में ये छोटी सी एक्सटेंशन दे के इधर हमने सपोर्ट करने के लिए दिया है कि जो उसे रेजिस्ट कर सके। सो दिस इज़ द इनडायरेक्ट रिटेनर, और ये जो हमने बनाई है ये एक रेस्ट दी है। अब देखो ना, ये हमने उस साइड पे दी है कि इधर से अगर लिफ्ट होगा तो इधर से हमने इसका सेंटर पकड़ा, इधर से लाइन बनाई, जितनी इधर से मिलीमीटर बनती है अप्रॉक्सीमेटली उसके करीब हमने इधर दे के उसे दे दी है कि ताकि अगर पोस्टीरियर से लिफ्ट हो तो इधर से एक चीज़ उसे सपोर्ट दे के रेजिस्ट करके उसकी मूवमेंट को आगे ना आने दे, अपनी जगह पर, पीछे तो बैठ नहीं सकता। और नीचे उसे सिंक होने के लिए, टिश्यू वर्ड सिंक होने के लिए हम ये रेस्ट देते हैं। वो अभी हम पढ़ लेते हैं कि हमारा जो है वो आ जाता है कि क्या है। अच्छा, अगेन इसका जो काम कैसे कर रहा होता है कि एक्यूरेट रेस्ट होता है, उसे मूवमेंट्स को वो कर रहा होता है। डिस्टेंस और उसकी लोकेशन जो है वो फल्क्रम लाइन के थ्रू हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं। ये हमारी फल्क्रम लाइन है और उसी के ऊपर वो कर रहे होते हैं। रिजिड होना चाहिए और टूथ को जो है वो उसे इफेक्टिवनेस को सपोर्ट करना चाहिए। ओके जी, अब हमने जो दो पार्ट्स पढ़ लिए, एक पार्ट हो गया हमारा रिटेनर्स हो गया, मीन्स ऑफ रिटेंशन हमने देख लिया, सॉरी कनेक्टर्स देख लिए,
कनेक्टर्स वर द मेजर एंड माइनर कनेक्टर्स। फिर हमने मीन्स ऑफ रिटेंशन देख ली कि व्हाट कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट विच प्रोवाइड द रिटेंशन। इट कुड बी आइदर द मेजर और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिटेंशन कंपोनेंट आ गया। और अब जो आ गया हमारा सपोर्ट के लिए आ गया कि ऐसे कौन सी चीज़ होती है जो हमें सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है। मीन्स ऑफ सपोर्ट कर लें, जो भी चीज़ हमें सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हो, जिस तरह जो भी कंपोनेंट होती है उसे मीन्स ऑफ वो कर लें, रिटेंशन कर लें। सो इन सेम पैरामीटर जो भी चीज़ हमें सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होगी है द कंपोनेंट विच इज़ गोइंग टू प्रोवाइड अस द सपोर्ट दैट शुड बी सपोर्टिंग एजेंट जो हमारे होंगे उसे हम कर लेंगे। अब होता एक ही इसका लेक्चर है, डिटेल जो लेक्चर होता है उसे रिजिड सपोर्ट कहते हैं। तो वो चूँकि एक ही है तो उसे मैंने जो इसे समझाने के लिए किया हुआ है कि रिजिड और रेजिलिएंट या सॉफ्ट कह लें उसे। रेजिलिएंट सपोर्ट का आपको जो टर्म है वो बहुत कम यूज़ होगी, रिजिड का भी कम इसलिए होगी क्योंकि एक ही है। तो आपको वो अगेन मैंने बताया था कि उसे बैलेंस करने के लिए मैंने थोड़ा सा समझाने के लिए इस तरह किया हुआ है कि ताकि आपको जब वो चार्ट नज़र आए तो आपको आइडिया हो जाए कि क्या क्या चीज़ है। अगेन जो भी कंपोनेंट हमें सपोर्ट प्रोवाइड करेगा वो हमारा है सपोर्टिंग एजेंट होगा। आइदर जो अगर हमारा रिजिड कंपोनेंट है तो रिजिड सपोर्ट हो गया, अगर रेजिलिएंट कंपोनेंट है, सॉफ्ट कंपोनेंट है तो वो सॉफ्ट हो गई। होता क्या है, सपोर्ट क्या है कि जो भी डेंचर की हमारी टिश्यूवर्ड मूवमेंट है उससे हम उस चीज़ को, जो चीज़ रेजिस्ट करेगी वर्टिकल मूवमेंट को, डेंचर को रेजिस्ट करेगी, वो हमारी आगे सपोर्ट। कैसे, अगर मैक्सिलरी डेंचर है तो उसकी टिश्यूवर्ड सपोर्ट क्या है, अपवर्ड जाएगा। अगर लिंगुअल डेंचर है तो उसकी टिश्यूवर्ड मूवमेंट क्या है कि टिश्यू की तरफ जो जाए, डेंचर सिंक हो रहा है टिश्यू की तरफ, उस चीज़ को रेजिस्ट कर रही है, वो आगे हमारी सपोर्ट। सिंपल क्या है, अगर आप ये देखो, ये हमारा एक हेडफोन है या कोई भी चीज़ है, ये गिर नहीं रहा, इसे एक चीज़ ने रोका हुआ है जो इसने सपोर्ट प्रोवाइड की हुई है। ये जो एक रॉड है, ये वाला जो कंपोनेंट है, ये इस चीज़ को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ये हमारी वर्टिकल सपोर्ट आ गई कि उसकी जो वर्टिकल मूवमेंट है डेंचर की या किसी भी चीज़ की, उसे सपोर्ट कह देते हैं। रिजिड सपोर्ट किसे कहते हैं कि ऐसा कंपोनेंट जो हमारा एक्चुअली ये टूथ ही है, सबसे हार्ड टिश्यू हमारे पास जो अवेलेबल होता है वो टूथ है। सबसे मोस्ट हार्डेस्ट टिश्यू जो हमारे पास अवेलेबल है वो टूथ है। तो उससे जो हम वर्टिकल मूवमेंट को रोकने के लिए जो हम जो भी कंपोनेंट बनाएंगे वो हमारी जो है वो रिजिड सपोर्ट आ जाएगी। है क्या, इसकी जो जिस तरह ये सपोर्ट है, ये हमारा रिजिड सपोर्ट आ गई, ये हमारी रिजिड सपोर्ट आ गई, ये हमारी रिजिड सपोर्ट आ गई जो हम टूथ से ले रहे हैं। देखिए ना, ये सारी सपोर्ट जो है वो हम टूथ से ले रहे हैं। क्या जी, एक तो हमें वर्टिकल सपोर्ट फंक्शन क्या आ गया, वर्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, फोर्सेस जो है ट्रांसमिट कर रहा है हमारी डायरेक्ट अबटमेंट को। अबटमेंट उससे कर रहे होते हैं जिससे हम डायरेक्टली सपोर्ट ले रहे हैं या रिटेंशन ले रहे हैं। और ये सबसे मेन इसका सोर्स कह लें कि जिस जगह के ऊपर हम दांत आर्टिफिशियल जो स्ट्रक्चर लगा रहे हैं, आर्टिफिशियल टूथ लगा रहे हैं, इसके साथ वाला जो होता है यही मोस्टली अबटमेंट होता है। पोंटिक वो होता है जो हम टूथ को जिसको रिप्लेस कर रहे हैं, दिस इज़ द पोंटिक, दिस इज़ द अबटमेंट। जिसका कसूर ये होता है कि ये वो वाला हमसाया है बेचारा, जो साथ वाला हमसाया होता है, किया साथ वालों नहीं होता है, भुगत वो रहा होता है, पकड़ पकड़ के कोई भी मसला तो इसी से उधार पैसे जिससे मांगने आ जाते हैं, ये वो वाला हमसाया है। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा सपोर्ट स्ट्रक्चर को यही प्रोवाइड कर रहा होता है, इसे अबटमेंट कहते हैं। ठीक हो गया, टिश्यूवर्ड मूवमेंट को डेंजर की उसे रेजिस्ट कर रहा होता है, मेन द कंपोनेंट्स टू द प्लांट। अच्छा, ये वाली जो इसकी डेफिनेशन है ना, ये आपकी सपोर्ट की बजाय ये आपके माइनर कनेक्टर में ज़्यादा फॉल कर रही है कि उसे उस कंपोनेंट को कर रहा होता है। ये एक्चुअली अगेन क्या है कि आपके डायरेक्ट रिटेनर को असिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, वही अगेन वो जो आपके जो फोर्सेस आ रही होती हैं उन्हें जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है अबटमेंट्स को, और अबटमेंट्स से आगे फिर वो कनेक्टर्स को, और आगे वो मेजर कनेक्टर को ट्रांसफ़र हो जाती है और डायरेक्ट द फोर्सेस अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ द टूथ। हाँ, इसीलिए इसे रिजिड सपोर्ट कहते हैं कि ये जो टूथ के लॉन्ग एक्सिस का पता है ना कि जो उसके स्टार्ट से लेके टूथ के एक्लूजन से लेके जो एपिक्स तक जो शुरू आ रहा है हमारे पास, जो नेचरली ये इरेक्ट हुआ हुआ है टूथ,
ये हमारे पास एक बहुत अच्छा जो है वो स्पोर्ट के लिए एजेंट है, अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ है। सबसे हार्ड टिश्यू भी है और सबसे लंबा भी है, स्ट्रक्चर में यही ज़्यादा नीचे जा रहा है ना। तो जब ये फोर्स इसके ऊपर आ रही है तो ये सारे जाके उस फोर्सेस को डिफ्यूज़ कर रहा है, आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, सिर्फ एक ही पार्ट पे नहीं कर रहा। तो ये ऐसे जिस तरह वो हमने किसी चीज़ को रोकना हो, पकड़ना हो, तो ज़मीन में जिस तरह हम एक वो चीज़ खोंटा लगाते हैं, इरेक्ट करते हैं, वो उसके बीच में फंसाते हैं, तो ये वो वाला हमारा दांत कर रहा होता है और ये उसी कंपोनेंट के थ्रू, उसी के हिसाब के ऊपर ये कर रहा होता है। हाँ, ये भी बात है। ये जो होते हैं ना, अब आप किसी एक ही चीज़ को डिफाइन करके कैटेगराइज नहीं कर रहे। हम जो है मीन्स ऑफ स्पोर्ट है, इसे सिर्फ स्पोर्ट नहीं कहना चाहिए, इसलिए मैंने टर्म चूज़ की थी कि मीन्स ऑफ स्पोर्ट। एक ही कंपोनेंट मल्टीपल काम भी कर रहा होता है, तो जो हम उसका मेजर फंक्शन है उसे हम पकड़ के उस मेजर फंक्शन को देखते हुए हम उस पार्ट में ले जाएंगे, मगर उसके साथ जो एसोसिएटेड फंक्शंस कर रहा है, फीचर कर रहा है, हमें उसे भी तो शुक्रिया अदा करना चाहिए ना कि इसके साथ साथ ये बाकी काम ये वाला भी कर रहा है। तो इसीलिए हम उस वाली कैटेगरी में भी बताएंगे कि हाँ, ये सिर्फ सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर रहा है, ये माइनर कनेक्टर के थ्रू भी काम कर रहा है। जिस तरह अगर आप पिछले स्लाइड में देखो, जिस तरह मैंने ये बताया था, अब ये वाला हमारी रेस्ट है, सपोर्ट दे रहा है, मगर एट द सेम टाइम ये आपका माइनर कनेक्ट इनडायरेक्ट रिटेनर भी है, ठीक है ना। अब ये वाला जो है ये भी आपकी मूवमेंट को, ये जो छोटा सा एक माइनर कनेक्टर है, ये आपकी माइनर कनेक्टर का, मगर अगेन ये आपका सपोर्ट के लिए भी कर रहा है कि आपकी जो मूवमेंट डिसलॉज हो रही है उस चीज़ को भी असिस्ट कर रहा है। तो ये एक ही कंपोनेंट समटाइम डिफरेंट फंक्शंस कर रहा होता है। जो मेन उसका फंक्शन है उसे रखते हैं, मगर उसके साथ जो एसोसिएटेड फंक्शंस हैं हम उस चीज़ को भी उसे उसका रिगार्ड करते हैं और उसे उस मामले में कैटेगरी में डाल के उसका शुक्रिया अदा कर देते हैं कि आपने ये तो मेजर काम था, साथ साथ आपने इस काम में भी आपने हमें असिस्ट किया, शुक्रिया। इसलिए उसका भी फंक्शन उसमें हम वो बता देते हैं कि ये काम भी उसके साथ वो कर रहा है। स्पोर्ट के लिए ये वाली तस्वीर मुझे बड़ी ज़बरदस्त सी लगी है कि ये देखो, ये बंदा स्पोर्टिंग के लिए ये हैंड रेस्ट रख के ये आराम से बैठा हुआ है, ये सपोर्ट दी हुई है, ठीक है। सबसे आसान सी इसकी जो मिसाल है कि महल्ले के जब आपका जो बच्चा लड़ पड़े महल्ले वाले बच्चों के साथ, तो वो जाके ये कहते थे कि लो मैं इतने बैठा, मेरी सपोर्ट है, थानू देखो जो अगर कोई मसला होगा मैं देख लाँगा, अपना काम चुक के रखो। ये वो वाली देखो, ये वो वाली सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, खुद कोई काम नहीं मेजर कर रहा, काम सारी अपना, लड़ाई सब ने अपनी अपना काम शुरू किया हुआ है। ये बैठा मैं थानू तसल्ली है, मेरे वालों तसल्ली है, मैं आपको तसल्ली दे रहा हूँ, अपना काम जारी रखो। जहाँ अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो मैं बीच में थोड़ा सा मैं कह दूंगा ओए सब्र करो, यही काम कर रहा है। सपोर्ट जो आपकी रेस्ट है वो इतना की काम कर रही है, कोई बहुत इतनी सी है, 2-2.5 मिलीमीटर की होती है वो। मेजर कनेक्टर आपका अगर किलोमीटर्स में है, तो ये तो घर से मेरा जो मेन रोड है और उसे घर में जो 10 कदम पे जो बनते हैं, ये वो वाला कंपोनेंट है। तो ये वाला जो पार्ट है ये वो वाला कंपोनेंट है, सपोर्ट इतना के काम कर रही है, मगर अगेन वो एक वाइटल रोल प्ले कर रही है। अगर आपको मैं बताऊं, इसके लिए इतनी लंबी बहस करने की क्या ज़रूरत है। आप जो एक्रेलिक डेंचर बनाते हैं और जो मेटल डेंचर है, जिसके लिए इतनी देर में मेरा गला खुश्क होने को आ गया है, उसमें सबसे बड़ा अगर एक डिफाइनिंग डिफरेंस है वो क्या है, हम उसके ऊपर बाकी काम तो कर लेते हैं, वर्टिकल सपोर्ट नहीं देते। जो हमारी रिजिड सपोर्ट है, वर्टिकल सपोर्ट है, वो नहीं हम देते। तो ये वाला जो काम है या ये जो है, ये हमारा मेन डिफाइनिंग डिफरेंस होता है हमारा रिजिड सपोर्ट वाला, कि हम जो वो दे रहे हैं, ठीक है। रेस्ट वाला छोटा सा कम नहीं बना सकते ना, मुश्किल काम है। मेटल में तो हमारे पास जो मटेरियल है, मेटल का इतना हार्ड मटेरियल है, इसके लिए भी एक हमारी हाफ राउंड वायर आती है, उसे हम बड़ा मॉडिफाई करके बड़ी कहानियाँ शूनियाँ बना के करते हैं। एक्चुअली जो एक्रेलिक डेंचर है दैट्स एन इंटरिम डेंचर, इट्स नॉट अ डेफिनेटिव प्रोस्थेसिस कि हम लंबे अरसे के लिए, या वो नहीं है। एक्चुअल आपका जो डेंचर है दैट इज़ अ मेटल डेंचर। ये मेरा टर्म डिफाइन की हुई है, डिवाइस की हुई है कि मेटल डेंचर और एक्रेलिक डेंचर, क्योंकि हम मेटल और एक्रेलिक का बनाते हैं। वैसे जब हमें डेंचर का, पार्शियल डेंचर का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए ना,
तो उसका मतलब ही आपका जो है वो मेटल डेंचर है। और मेटल डेंचर को हम एक्चुअली अगर और ज़्यादा बेहतर तरीके से उसे एक्सप्लेन करना तो हम उसे रिमूवेबल डेंचर कह देते हैं। RPD जितनी भी जगह पे आप पढ़ोगे तो RPD पढ़ोगे, रिमूवेबल पार्शियल डेंचर। अब जब हम इफ़ वी आर यूजिंग द वर्ड RPD, इसका मतलब ये है कि अगर रिमूवेबल है तो देयर सम एन अदर डेंचर अवेलेबल विच इज़ FPD, फिक्स पार्शियल डेंचर। और फिक्स पार्शियल डेंचर हमारा क्या होता है, ये वो वाला होता है कि जो हमने जिस तरह हमने पहली स्लाइड ही यही दिखाई थी कि एक फिक्स आ गया, एक रिमूवेबल आ गया। हमने इसे अपनी आसानी में बनाने के लिए हमारे पास, क्योंकि हमारा जो है सोशो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर इस तरह का है कि मोस्टली जो है वो मेटल डेंचर्स लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं कि फिर हम एक्रेलिक के डेंचर्स दे देते हैं ताकि लोगों को कुछ ना कुछ तो दे सकें। तो उसमें जो सबसे मेजर चीज़ कंप्रोमाइज़, दो चीज़ें हम कंप्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। एक तो हमारी वर्टिकल सपोर्ट है, वो हम कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। जो हमारा रिजिड सपोर्ट जो है वो हम कंप्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। और दूसरी जो चीज़ है, ये हमारे जो डिफरेंट डिज़ाइंस होते हैं, हमारा जो मेजर कनेक्टर है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जगह इंगेज करने के लिए हमें वो प्लेट बड़ी से बड़ी बनानी पड़ती है। ये दो तीन चीज़ें, बाकी भी दो चार छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये दो मेजर उसमें जो डिफरेंसेस है जिसे हम कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। और ये इतने बड़े डिफरेंसेस है, ये इतने हमें उन चीज़ों को कंप्रोमाइज़ कर रहे होते हैं कि मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि डेंचर जो है वो हमारा जो है एक ही डेंचर होता है, जिसे मेटल डेंचर हम कह लें, रिमूवेबल पार्शियल डेंचर, एक्चुअली डेंचर वही है। ये हमने उसका एक सब्स्टिट्यूट ढूंढा हुआ है कि चलो वो नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ तो दे देना पेशेंट को, जो हम कर रहे हैं बना रहे हैं। अगेन वही हम जो डेंचर मेटल डेंचर बना रहे होते हैं वो 2-4 बनाते हैं, और जो दूसरे डेंचर बना लेते हैं वो हम दर्जन के मतलब हिसाबों से बना के, दर्जन के हिसाब से बना के वो हम पेशेंट्स को दे रहे होते हैं। एंड ये अब एंडिंग वो जो एक आधा कंपोनेंट रह गया, ये पढ़ के इसे ख़त्म करें। रेस्ट आ गई। रेस्ट का सिलसिला ये होता है कि जिस जगह के ऊपर हम बना रहे हैं उसी के नाम से हम रेस्ट का नाम रख लेंगे। ये अक्लूजल पे बन रही है, अक्लूजल रेस्ट आ गई। ये टूथ का कौन सा पार्ट है, सिंगुलम है, इससे सिंगुलम आ गया। ये केनाइन ये हमारे इंसाइजेस पे आ जाएगी। और अगर हमारे इंसाइजल कंपोनेंट पे बनेंगे तो उसे हम इंसाइजल रेस्ट कह देंगे। अगेन ये उसी जगह के ऊपर, जिस जगह के ऊपर है उसी के हिसाब से हम इसका नाम दे देंगे। ये अक्लूजल, सिंगुलम एंड इंसाइजल रेस्ट, जिस पोजीशन में बन गया उसी पोजीशन पे नाम दे के कर लेंगे। ये हमारा बड़ा झटका सा रूल है, झटका सा मतलब बेसिक सा रूल है। जगह पकड़ो, डिज़ाइन पकड़ो, दोनों को मिलाओ, जो नाम आता है वो रख दो, सिंपल सा बनता है। रिक्वायरमेंट क्या है कि एक तो ये है कि एनामल साउंड होना चाहिए, पूरा साइज़ का होना चाहिए। अट्रेयन हो गया कि एनामल का वो हमारा हो चुका है तो वो मसला है। और ये इसके हमारी जो आइडियल रिक्वायरमेंट होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 to 3 मिलीमीटर। अगर आपका एनामल साउंड नहीं होगा तो आप टूथ को जो है वो सेंसिटिव कर देंगे, हमारी डेंटिन के पास पहुंचेगा और टूथ का जो है आपको अगेन एक नया कंपोनेंट, नया प्रोसीजर एक्चुअली करना पड़ेगा कि टूथ को डिसेंटिसाइज करने के लिए एंडो करनी पड़ेगी या जो भी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, वो एक क्लिनिकल प्रोसीजर है, उस डिटेल में नहीं जाते। एनामल को साउंड होना चाहिए, ठीक है। और रेस्ट की जो डेप्थ होनी चाहिए ये 2 to 3 मिलीमीटर कर लें, जिधर भी आपको मिलती हो उस पर कर लें। ये छोटे एक से एक हमने वही एक्सटेंशन सी बनानी है एक, उसे करके उसे हमने एंगेज कर देना है। तो दैट वाज द सपोर्ट। अच्छा, रिजिड के बाद ये अगेन ये देखो, ये एक बड़ा आपने होगा रॉड सा होता है मोस्टली छत को सपोर्ट देने के लिए कि छत गिर ना जाए, जो एक वर्टिकल से हम सपोर्ट दे देते हैं। अगेन वर्टिकल सपोर्ट देने के लिए जो भी चीज़ यूज़ होगी वो हमारा सपोर्टिंग एजेंट है। इट कुड बी रिजिड, इट कुड बी रेजिलिएंट। रिजिड तो हमने देख लिया कि वो हमारा जो टूथ सबसे हार्ड रिजिड कंपोनेंट से हम लेंगे वो रिजिड है। रेजिलिएंट सपोर्ट होगी कि जो हम सॉफ्ट कंपोनेंट से ले लेंगे वो है। और सॉफ्ट कंपोनेंट हमारे पास कौन सा होता है, टिश्यूज़। टिश्यू वाइड जो टिश्यू से जो भी हम सपोर्ट ले रहे हैं, बोन से सपोर्ट ले रहे हैं, बोन तो हमारे पास अगेन बोन जो है वो हमारी कवर्ड होती है टिश्यूज़ के साथ। तो ये हमारी जो है ये हमारी रेजिलिएंट सपोर्ट आ गई। अगेन ये एक छोटी सी मैंने दे दिया ताकि पता लग जाए कि हमारे पास पूरा, देखो अब बात यह है कि वो हमारा 2-3 मिलीमीटर की छोटी सी एक्सटेंशन है, मेजर कंपोनेंट मेन कंपोनेंट हमारा वही है, और ये उसके हिसाब से 50 गुना बड़ी है,
प्लेट हमारी ये जो जितनी देखो ना, ये हमारी स्पोर्ट आ गई, दूसरी रिजिड स्पोर्ट आ गई, और उसके हिसाब से ये देखो उसके 100 टाइम्स बड़ी होगी। और ये अगेन वो जितनी इंपॉर्टेंट है, लेस इंपॉर्टेंट ये उतनी है कि टिश्यू के ऊपर हम दे रहे हैं। ठीक हो गया। मगर अगेन ये एक हमारा स्पोर्टिंग कंपोनेंट है, तो इसे हमें देख लेना चाहिए। फैक्टर क्या है कि कंटूर क्वालिटी ऑफ हमारी रेजिडुअल रिज जितनी फ्लैट होती जाएगी उतना हमारे लिए स्पोर्टिंग के लिए वो कम हो जाती है, और रिटेंशन के लिए भी हमारी वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है। जिसका उतना एक्सटेंट हम करेंगे, और जितनी मतलब भी एरिया रिटेंशन का या स्पोर्ट का, तो प्रिंसिपल यही है कि जितना ज़्यादा एरिया कवर करोगे उतनी अच्छी आपको रिटेंशन मिलेगी और उतनी बेहतर की स्पोर्ट होगी। और टाइप और एक्यूरेसी है, ये इंप्रेशन रजिस्ट्रेशन में वो जब हम कर रहे होते हैं उसमें देख लेनी होती है। डेंचर फिट बेस के ऊपर हम देख रहे होते हैं, जब डेंचर डिज़ाइन कर रहे होते हैं, डिज़ाइन आधा डेंचर होता है वो उसके ऊपर देख लेते हैं, और टोटल एक्लीजियल लोड जो अप्लाइड होता है। अगेन मेन स्पोर्ट हमारा टूथ ले रहा होता है, और उसके बाद जो स्पोर्ट बच रही होती है यही होती है। और इसी के पैरेलल जब हम एक्रेलिक डेंचर बना रहे होते हैं तो हमारी इंटायरली जो स्पोर्ट बेरिंग कंपोनेंट हो जाता है वो आपका रिजिड स्पोर्ट की बजाय हमारा रेजिलिएंट स्पोर्ट होता है। डिजिटल एक्सटेंशन या कह रहे हैं या जिस तरह भी कर रहे होते हैं वो हमारा उसी के थ्रू ले रहे होते हैं। हाँ, तो ये हमारी रेजिलिएंट स्पोर्ट आ गई है। अब चौथा कंपोनेंट आ गया डेंचर बेस। ये मोस्टली लेफ़्ट और टॉपिक है, इसे सबसे ज़्यादा किताबें कम डिस्कस करती हैं, मगर इसी के लिए तो सारा हम बाकी तीनों कंपोनेंट की हैं कि अगर हमने दांत लगाने ही नहीं बताने तो बाकी सारा हमने कर लिया है। इसीलिए डेंचर के लिए जितनी भी आप मोस्टली तस्वीरें देखोगे बगैर दांतों की होगी, सबसे कम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि आखिर पे जितना हमने वो पढ़ लिया ना, ये तो काम ही बच्चों वाला उसके हिसाब से बच जाता है। अब तो वैक्स से 2-4 दांत लगानी और बात ख़त्म, क्योंकि बाकी सारी मेहनत आपने पहले कर ली है उसके डिज़ाइनिंग में, उसके बाकी कंपोनेंट्स सारे देख लिए हैं। तो मेरा ज़ाती तौर के ऊपर मुझे इस पर एतराज़ था, इसलिए मैंने अलग से इसका एक कंपोनेंट बना के उसे ऐड कर दिया कि भाई इसी के लिए सारी मेहनत की है, इसे इतना ज़्यादा ना करो। अच्छा, डेंचर बेस क्या होती है? ये देखो, ये हमारी बेस बनी है, ये हमारी रेजिडुअल रिज है। रिज के ऊपर ये जो एक चीज़ ओवरलैप उसे कर रही है, इसे हम डेंचर बेस कह लें। इसे मोस्टली जो है वो समटाइम जो टर्म बुक्स में लिखी है उसे सैडल एरिया कह देते हैं। सैडल हमारा एक्चुअली होता है कि ये घोड़े के ऊपर ये जो हम उसके ऊपर जीन डाल रहे हैं, दैट इज़ अ सैडल। तो वो हमारा जो है डिवाइस का जो ये वाला जो कंपोनेंट है, दिस इज़ द सैडल कंपोनेंट, या एक्चुअली डेंचर बेस जो प्रॉपर टर्म है इसके लिए डेंचर बेस है। अगेन डेंचर बेस को वो हमने क्योंकि दो सब के लिए कंपोनेंट बनाए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिटेनर्स, रिजिड रेजिलिएंट स्पोर्ट, या इसके लिए तो इसी के लिए भी उस डिज़ाइन को सब देखते हुए इसके 2 कंपोनेंट बना दिए हैं। कन्वेंशनल डेंचर बेस है, और जो उसके मॉडिफाइड डेंचर बेस होगी उसे हम अलग कर लेंगे कि ये जो डेंचर जो फ्लैंजेस होते हैं फुली एक्सटेंडेड इनटू द सर्कस एरिया, तो ताकि हम मैक्सिमम एरिया कवर कर सकें। यही डेंचर डिज़ाइनिंग का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है कि हम जितना एरिया को कवर करेंगे, और ये तो एक हमने एक एक्सटेंशन करनी होती है, जितनी ज़्यादा एक्सटेंडेड होगी वो कर रहे होते हैं। तो ये डेंचर डिज़ाइन में होते हैं, इसीलिए हम जब डिज़ाइन भी कर रहे होते हैं तो कह नहीं रहते कि सर्कस को हम इंगेज करें, सर्कस के करीब पहुंच जाएं। तो इसके कन्वेंशनल जो डेंचर है, डेंचर बेस होती है, उसमें हम इंगेज करते हैं अपने सर्कस को, मैक्सिमम एरिया की तरफ ले जाते हैं। फंक्शन क्या है जी इसका? जी आर्टिफिशियल जो टूथ हम लगा रहे होते हैं वो इसके ऊपर लगा रहे होते हैं, और जो फोर्सेस सबसे ज़्यादा फोर्सेस जो है वो आर्टिफिशियल टीथ के ऊपर आ रही होती हैं, वो ले लेती हैं आपका ये जो सैडल एरिया या जो डेंचर बेस एरिया आता है, और फिर ये फोर्सेस ट्रांसफ़र कर रही होती हैं टू द मेजर कनेक्टर। ठीक हो गया। और डेंचर बेस जो है ये हमें प्रोवाइड कर रहा होता है क्या? रिटेंशन, स्टेबिलिटी एंड सपोर्ट। अब ये देखो, ये डेंचर बेस जो है ये तीनों फंक्शन कर रही है। रिटेंशन भी दे रही है क्योंकि हमने ज़्यादा एरिया कवर किया हुआ है, मैक्सिमम जितना एरिया, ज़्यादा ना भी करें जितना भी करें, रिटेंशन में हेल्प कर रही है, स्टेबिलिटी दे रही है, और सपोर्ट दे रही है। आप लोगों को आइडिया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रिटेंशन एंड द स्टेबिलिटी? स्पोर्ट का तो अभी हमने क्योंकि इतनी डिटेल में पढ़ लिया है इसलिए वो मैं दोबारा नहीं डिस्कस करूँगा। रिटेंशन और स्टेबिलिटी में क्या डिफरेंस है? हाँ, तो स्टेबिलिटी
स्टेबल ये है कि ये मैंने इसके ऊपर रख दिया है, ये ऐसे ही रहे। अब बात ये है कि ये जो हमारा है ना, ये इसके ऊपर खड़ा है, ये मूव नहीं कर रहा टेबल। जब टेबल मूव करेगा तो इट विल स्टार्ट शेकिंग। तो इससे ड्यूरिंग फंक्शन फोर्सेस लग रही है डेंजर को, तो मैं कहता हूँ भाग के कभी इधर चला जाए कभी उधर लगने लग जाए। तो जो ड्यूरिंग फंक्शन अपनी जगह के ऊपर रहे, दैट इज़ द स्टेबल डेंचर। सो रिटेंशन इज़ अ डिफरेंट थिंग। डेंचर लगा दिया, अब वो रिटेंशन के लिए देखा नहीं कि वो जब रिटेंशन में हम लगा दिए वो कुंडी लगा दी। अब उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए जो हम एक पिन से फंसाते हैं, इनडायरेक्ट रिटेनर है, वो उसका मेन कंपोनेंट इनडायरेक्ट रिटेनर का सबसे बड़ा जो काम है, जिसके लिए उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दिस इज़ द एक टेक्निकल डिफरेंस बिटवीन द रिटेंशन एंड स्टेबिलिटी। और हम रिटेंशन में हर चीज़ को पकड़ के कर, और ये इसकी लिखने वाली डेफिनेशन नहीं है। आपको मेरा पूरी करने का मकसद यही था, मैंने कोई भी इस तरह की टर्म यूज़ नहीं की, समझाने की, करने की। बेसिक ये घोड़ों की तस्वीरें लेक्चर में हमारा क्या चक्कर है, कोई मकसद नहीं है। समझाने के लिए कि उस चीज़ का मेन स्पिरिट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बाकी टर्म्स आप लेक्चर्स आपको दर्जनों लेक्चर मिलेंगे जिसके ऊपर आप देख लोगे। ठीक हो गया है। तो ये हमारा लेंटर, और अगेन सपोर्ट हमने वो पढ़ लिया है कि वर्टिकल रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर, वो वर्टिकल उस चीज़ को डिसलॉजमेंट को जो चीज़ रेजिस्ट प्रोवाइड करे, दैट इज़ द सपोर्ट। अब ये देखो बेस है हमारी, ये 3 काम कर रही है, तीनों पे हमने उसका शुक्रिया अदा कर दिया है ये डेंचर बेस एक अलग कंपोनेंट है बाय इटसेल्फ। तीनों जगह के ऊपर थोड़ा थोड़ा अपना काम कर रहे हैं, तीनों पे कर दिया। अच्छा जी, अब चूँकि वो हमने कन्वेंशनल सपोर्ट की थी, अब मॉडिफाइड है। अब ये देखो, ये तस्वीर इसलिए लिया है कि इसमें तीनों चीज़ें मौजूद, दोनों चीज़ें मौजूद हैं। ये हमारी आ गई कन्वेंशनल बेस एक्सटेंशन आ गई, कन्वेंशनल डेंचर बेस आ गई, और ये हमारी गम फिट थी। तो हमने इस जगह के ऊपर एक्सटेंशन दी, तो ये मॉडिफाइड हमारी आ गई। इसे हम मोस्टली गम फिट कह देते हैं या कर देते हैं। एक शुरू में भी मैंने एक तस्वीर दिखाई थी जिसका लेबल फ्लैंज नहीं था। क्यों हम इस तरह की एक मॉडिफाइड क्यों बना रहे होते हैं? एस्थेटिक का इशू है। अब ये देखो ना, इधर प्लेट आ गई तो कहते नहीं जी हमारा गम्स हमें चाहिए, ये वो नेचुरल अपीयरेंस चाहिए, तो उसके लिए दे दिया। अंडरकट से ज़्यादा जो प्रीम एक्जिला वो बहुत ज़्यादा प्रोक्लाइन प्रीम एक्जिला है, और बल्ज है कि हमारा लेबल सेगमेंट बहुत ज़्यादा एलिवेटेड से है, उसका बल्ज निकला हुआ है, जिसकी वजह से बड़ा डीप अंडरकट चला जाता है। तो इसके लिए जो है वो हम इस तरह की जब वो ना मॉडिफाइड कर लेते हैं। तो हम जो एक्सटेंशन ही देते या जो भी इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे डेंचर बेस में, ये वाले पार्ट में तो उसे मॉडिफाइड काम कर देते हैं। तो ये हमारे चारों कंपोनेंट हो गए। फर्स्ट वाज द कनेक्टर्स, सेकंड वाज द एनी कंपोनेंट विच प्रोवाइड्स द रिटेंशन, मीन्स ऑफ रिटेंशन, अगेन इट वाज द मीन्स ऑफ सपोर्ट, एंड द लास्ट वन इज़ द डेंचर बेस के हम किस तरह कर लेते हैं। अगेन ये एक जराबों की तस्वीर है, बड़ी बड़ी ढंगी सी है, मगर समझ लीजिएगा। ये देखो काम उसका क्या है, एंकल को कवर करना, ये इतना पैर को कवर करना। अब डिज़ाइन में वो लंबी एक्सटेंशन हो जाती है, उससे छोटी हो सकती है, उससे छोटी हो सकती है, डिफरेंट इसके नाम आ जाते हैं कि एंकल सॉक है, सॉक्स हैं, कोई किस तरह की सॉक्स हैं। तो ये सिर्फ समझाने के लिए कि हम उसमें थोड़ी सी एक्सटेंशन में जो चेंज आ जाएगी वो है। तो ये हमारे कंपोनेंट जो हैं ये हमारे पूरे कंप्लीट हो गए हैं। आगे जो एक दो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि आइडियल रिक्वायरमेंट क्या है, कि जो हम एक प्रोस्थेसिस बना रहे हैं, सारी चीज़ें जो हम बना रहे हैं वो किन चीज़ों को देखते हुए हम डिज़ाइन करते हैं। हमारा जो डेंचर है ये सारी चीज़ें जो काम करने रिजिड हो, और इसकी जो रिजिडिटी है कंपैरेटिवली एक्रेलिक से बेहतर होती है, ज़्यादा बेहतर है। वर्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, वही सपोर्ट में आपने देख लिया जो हम जो रिजिड सपोर्ट ले रहे हैं। अच्छा जी, वर्टिकल सपोर्ट जो ये टिश्यूज़ को इम्पिंच ना करे, मतलब इस तरह के कंपोनेंट ना हो कि टिश्यू को इंजर करें, इम्पिंच ना करें। कंपैटिबल हो टिश्यूज़ के साथ, मटेरियल कुछ इस तरह का यूज़ करें कि वो हो, जिस तरह हम समटाइम सेल्फ केयर का कर लेते होते हैं, वो टिश्यू कंपैटिबल तो है, मगर इन लॉन्ग रन वो टिश्यूज़ को वो कर सकते हैं, मामला कर सकते हैं। पेशेंट के लिए कंफर्टेबल हो, क्लीन बेहतर हो सके, आसानी से हो सके। मेटल जो है वो एलर्जी फ्री होनी चाहिए। हमारे पास कुछ मेटल जो होती हैं, जिस तरह वो ब्रिलियम बेस्ड मेटल्स होती हैं, उनका थोड़ा सा कर लेना चाहिए। और फूड इसके नीचे डिपॉजिट ना हो, नेचुरल कंटूर्स को हमें चेंज ना करना पड़े, जो हमारा नेचुरल स्ट्रक्चर है उसी चीज़ को मेंटेन करे।
और इजीली एज़ पॉसिबल एज़ जो है वो बनाना लगाना उसका पाथ ऑफ इंसर्शन जो है वो इतना होना चाहिए। अच्छा, टिश्यूज़ को मैक्सिमम कवरेज दे और मिनिमम कवरेज दे। ये दोनों बड़ा जो है ना अजीब सी बात है, मगर ये है भी बड़ी इंटरेस्टिंग कि इसकी जो है वो कम कवरेज हो और इसकी मैक्सिमम कवरेज हो। अगेन ये हमने वही डिज़ाइन के हिसाब से देखना है कि हमने किस तरह की, अगर गम फिट बना रही है किस तरह की बना रहे हैं, ये डेंचर उसके हिसाब से हमने डिज़ाइन करने हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपने जब उसको डिज़ाइन कर रहे ना होता है, इसके पार्ट्स जो है, इन सारी चीज़ों को जहन में रखना है। अच्छा जी, आगे आ जाएँ। आगे ये हमारा फैब्रिकेशन का एक छोटा सा प्रोसेस है, पता लग जाए कि क्लिनिक में आएगा, पेशेंट की किस तरह फैब्रिकेट होगा, लैब में जाएगा, हम उसे जो भी है करके अगेन फिर पेशेंट को चला जाएगा। ये उसका सबसे मेन एक कंपोनेंट सा एक हमने बनाया कि फैब्रिकेशन इसकी किस तरह होती है। अच्छा जी, ये अब आगे आ गया हमारा जो इसके डिफरेंट जो प्रोसेस हैं, जो हमने जिस तरह देखा था कि वो किस तरह प्रोसेस हो रहा होता है। सबसे पहले आगे कि जब आपके पास मॉडल्स आए हैं या पेशेंट आया है, उसकी असेसमेंट है, इनिशियल कॉस्ट बनाते हैं जिन्हें डायग्नोस्टिक कास्ट कह देते हैं, उनके ऊपर सर्वेइंग होती है। सर्वेइंग करने के बाद हम उसे क्लिनिक भेज देते हैं कि इस जगह के ऊपर रेस्ट बनाएं, हमारी फल्क्रम लाइन ये बन रही है, रेस्ट आ जाएगी, स्पोर्टिंग एजेंट ये आएंगे, रिटेनर्स हमारे इस तरह के बनेंगे, ये आ गया। उसके बाद आ गया उसका जनाब जी वो उसमें मॉडिफिकेशन करके दोबारा भेज देते हैं। हम प्रॉपरली तसल्ली से सर्वे और डिज़ाइन करते हैं। एक्चुअली मेन सर्वेइंग हम पहले कर चुके होते हैं, उसके बाद दोबारा से सर्वे करके और उसे डिज़ाइन कर लेते हैं मास्टर कास्ट का, और फिर उसका रिफ्रैक्टरी कास्ट कर लेते हैं। मास्टर रिफ्रैक्टरी कास्ट में ये डिफरेंस होता है कि जिस कास्ट पे हमने डेंचर को प्रोसेस करना है, मेटल जिसके ऊपर मेटल वर्क होके वैक्सअप होके हमने उसके ऊपर करना है, ये प्लास्टर के मॉडल के तो ऊपर नहीं ना होगा, तो जिस भी होगा हमारा, जिस तरह वो इन्वेस्टमेंट के मॉडल के ऊपर हो रहा होता है वैक्सअप, और उसी के ऊपर हम मेटल कास्टिंग करते हैं, तो दैट इज़ आ रिफ्रैक्टरी कास्ट मॉडल ही होता है ना, उसे हमने डुप्लीकेट करके बनाया होता है, तो दैट इज़ आ रिफ्रैक्टरी कास्ट, उसी के ऊपर हम वो कर रहे होते हैं। तो रिफ्रैक्टरी कास्ट के ऊपर हमने वो बनाना है डिज़ाइन जो हमने किया हुआ है कि किधर हमारा मेजर कनेक्टर माइनर कनेक्टर ये वो किस तरह बनना है, वो डिज़ाइन हमने करके, तो वैक्सअप का जो प्रोसीजर करना है, जितने भी कंपोनेंट हमने बनाए होते हैं वो वैक्सअप कर लेना है रिफ्रैक्टरी कास्ट के ऊपर। उसके बाद मेटल प्रोसेस आ गया, वही है कि अगेन वैक्सअप को हमने वही है उसकी वो रिंग बना लिया, उसे अक्रेलिक मेटल में करके मेटल को इंजेक्ट कर दिया, ये हमारा मेटल प्रोसेस हो गया, ये आ गया। और उसके बाद उसका जनाब जी मेटल का हमने ट्रायल करना है। अब वो मेटल का जो भी आपका बन के फ्रेम का ट्रायल होता है, और मोस्टली जो आपका डेंचर का जितने भी प्रोसेसेस होते हैं जो आप पढ़ते हो वो इधर तक ही पढ़ते हो, मेटल के तक। आगे चूँकि जो काम है वो फाइनल प्रोसेस है कि वो लैब में दोबारा आके उसके ऊपर टीथ अरेंजमेंट करके सारा करके, तो उसे फिर हम वो कर लेते होते हैं, अपना क्योर कर लिया, क्योर करने के बाद वो दांत लगा के क्योर कर लिया, तो ये आपका फ़ाइनल वो हो गया, ये इसके होते हैं। अच्छा, ये हमारा वही है जितना हमने वो किया है, तो काम क्योंकि मेहनत वाला किया, तो कंपनी की मशहूरी के लिए ये हमारी कुछ टीम है कि वो सर लीड कर रहे हैं, डॉक्टर बिलाल हैं, डॉक्टर मदीहा और फ़ायका क्लिनिकली उसे डील कर रहे हैं, और सर हैं हमारे ये कर रहे हैं सर्विसेज जो हमने ये डिफरेंट कॉलेज के प्रोग्राम कर रहे हैं। ये बस हम यूनिवर्सिटी की मशहूरी के लिए, कंपनी की मशहूरी के लिए हम ये वाला भी काम मुख्तलिफ करते हैं। ये चूँकि अपलोड कर देना है, ये मैंने पूरी जो बनी हुई है ये पूरी हमारी प्रेजेंटेशन मैं यूट्यूब पे भी कर दूंगा, और ये जितना भी लेक्चर है एज़ इट इज़ आपको जो है स्लाइड शेयर है, मेरा नाम लेके सर्च करोगे फ़रियाल सईद अब्दाल, स्लाइड शेयर के ऊपर ये वाला पूरा लेक्चर आपको मिल जाएगा। और ये जितना भी हमने किया इसकी वीडियो भी बना ली है, वीडियो भी मैं यूट्यूब के ऊपर कुछ दिनों में इंशाल्लाह नियर फ्यूचर अपलोड कर दूँगा। ठीक हो गया है? कोई सवाल है तो अब पूछ लो आपके पार्शियल डेंचर के कंपोनेंट्स के सिलसिले में। फैब्रिकेशन इज़ अगेन कंप्लीट लेक्चर। मैं कहता हूँ कि अगर 2 से 3 लेक्चर में प्रोस्तो को डिवाइड करना हो आरपीडी को, तो ये सबसे है। इसी तरीके से एपीडी का भी है, उसके लिए लेक्चर बड़े छोटे छोटे मैंने बनाए हैं। ये चूँकि था ही इतना, इससे आपकी कुछ 60-70% जो है आरपीडी कवर हो गई है। फैब्रिकेशन कंपैरेटिवली आसान है, छोटी है, और वो मैनुअल्स में भी आपको फैब्रिकेशन का
वो मिल जाएगा। वो बड़ा आसान सा सिंपल सा है, मुझे वो बड़ा पसंद है क्योंकि वो हाथ वाला काम है, वो पता है मज़ा ही उसका बड़ा आता है। ये ज़्यादातर बातें तो किताबी होती हैं। वो हो जाएगा। फैब्रिकेशन अगर आप कर लेंगे तो ये आपका कोई 80-90% आपका आरपीडी कवर हो जाएगा, और बाकी जो है वो डेफिनेशंस और बाकी वाला जो मामला आ जाएगा जिसमें आपका डिज़ाइनिंग और ये वो आ जाएगा। एक्चुअली वो डिज़ाइनिंग ही उसमें हम कर लेते हैं, फैब्रिकेशन में भी कवर कर लेते हैं, तो वो हो जाएगा। तो ये आपका इसी में कवर हो जाएगा। इसमें कोई सवाल है तो वो पूछ लें, ताकि जो है वो कोई अगर चीज़ रह रही है तो उसे हम कवर कर लें।